जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार स्टेनो एसआई एग्ज़ाम 23 फरवरी के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस को मिलाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 2 पेपर में होगा। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा वो जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का। तो आज के इस क्लास में हम लोग दूसरे पेपर को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय डैश। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर सरकार कोई कानून बनाता है और वो कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर नहीं करता है, इसकी जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि सरकार अगर कोई कानून बना रहा है और वो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसकी जांच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो उम्मीद करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश से अपने संविधान में लिया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है। तो देखिए कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर राज्य का मतलब होता है एक देश। अगर देश में कोई सरकार कानून बनाता है और वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। तो कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, ये सभी है। लेकिन साम्यवादी राज्य हमारा भारत नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। साम्यवादी कहाँ पर है? चाइना में है, रूस में है, जबकि भारत में नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए यहाँ पर दिया है और सूची 2 नीचे है। चलिए अब इसको मिलान करना है। तो अगर आपने पॉलिटी क्लास रेगुलर किया होगा, जो कि शाम 7:30 बजे डेली इस चैनल पर चलता है, तो वहाँ पर पॉलिटी में हम ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं। तो नए राज्य का गठन जो है ये संविधान का अनुच्छेद 3 में है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। नागरिकता किस में है? तो भाग 2 में है। ठीक है, कई बार बता चुके हैं। तो बी का आपका हो जाएगा 1। अब मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, देखिए 4 में दिया है। तो सी का हो जाएगा 4। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 323A, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 3। सॉरी, डी का आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी का 3, बिल्कुल सही है, डी का 3। तो यहाँ पर देखिए ए का आपका क्या हो गया? तो ए का 1, ठीक है, ए का 2। तो 2 1 4 3, देखिए किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3, 2 1 4 3। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में ही दिया है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के डैश में। बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो विधान परिषद की बात करें, ये सभी राज्यों में मौजूद नहीं है। भारत में टोटल 28 राज्य है और 28 में से 6 राज्य ही ऐसा है जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद की स्थापना के बारे में आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया है तथा विधान परिषद की संरचना के बारे में, यानी कि इसमें कितना सदस्य होगा, क्या होगा, इसके बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है।
तो स्थापना और समाप्ति 169 में, जबकि संरचना बताया गया है 170 में। अच्छा 168 में क्या है, तो इसमें विधानसभा है। राज्य में विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। तो विधानसभा 168 में है, विधान परिषद 169 में है और 170 में विधान परिषद की संरचना है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360। इसमें वित्तीय आपात है और ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 में राष्ट्रीय आपात है और ये भारत में 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में लगा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, तो 1975 में। 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और पहली बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष में किया था। और साथियों इस तरह के क्लास अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप लोगों से जितना हो सके सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा इस सेशन में रिस्पांस आता है तो डेली आपका 2 से 3 क्लास कराएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यह है 73वां संशोधन। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 73वां संशोधन कब हुआ था, 1992 में। लेकिन यह संशोधन लागू कब हुआ था, तो 1993, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है। और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है और भाग 4 में। और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश से लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो साथियों लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे अभी आपका साइंस का भी क्वेश्चन होगा, बताइए इसका आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है और महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। और महाभियोग को जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग जो लगाया जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा संसद द्वारा, यानी कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगर आपने पॉलिटी क्लास देखा होगा, टोटल 20 पॉलिटी क्लास कराए हैं, तो वहाँ पर फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास हुआ है। तो अधिकतम 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होना पड़ेगा, तभी वह अपने पद पर रह सकता है, नहीं तो उसको पद छोड़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने तक। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। क्या होती है, खोखली। और मनुष्य का जो पैर है उसमें कौन कौन सी हड्डी है, तो टीबिया, ठीक है, टीबिया,
फिबुला, टिबिया, फिबुला, फीमर, ठीक है, फीमर, और आपका हो गया मेटा और शल्य, ये सभी जो है पैर की हड्डियां हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो साथियों 8। कितना? 8। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हरिहर द्वितीय। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1331 में किया गया था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो हम्पी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखिए, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय में देखिए सेल होता है बीटा सेल। अग्नाशय में एक सेल होता है बीटा सेल, वहीं से निकलता है इंसुलिन। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज भी बोला जाता है। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इंसुलिन कहाँ से निकलता है? डालिया के जड़ों से। बी ऑप्शन यही सही जवाब है। और इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन में होता है आपका जिंक। क्या होता है? जिंक। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सबसे पहले ऋग्वेद में तीसरा मंडल की बात करें। तीसरा मंडल जो है सावित्री को समर्पित है। ठीक है। तीसरे मंडल में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा मंडल सावित्री को समर्पित है। 9वां मंडल जो है सोम देवता और इस पेपर नामांकित देवता को समर्पित है। 10वां मंडल जो है किसके लिए है? तो 10वें मंडल में 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताइए इसका आंसर। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं स्टील जो है किसका किसका मिश्रण होता है। तो स्टील में देखिए लोहा होता है, Fe होता है, कार्बन भी होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। पहला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, किस रूप में? बताइए। तो ये रहा था विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा। और बिहार शरीफ में ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, इसमें देश विदेश से पढ़ने छात्र आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? अच्छा, एलपीजी जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसमें दुर्घटना से बचने के लिए एक सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन, जिससे हमें दुर्गंध आती है, मिथाइल मरकैप्टन। फिलहाल इसका आंसर याद रखिएगा, चौथा वाला हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए। विजन नेक्स्ट।
विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा विनिर्माण उद्योग। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? गिरिराज सिंह है। तो गिरिराज सिंह ने ही हाल ही में ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग वर्तमान में 4.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और मंत्री ने बताया है कि 2030 में ये संख्या बढ़कर 6 करोड़ होने की उम्मीद है। तो वर्तमान में याद रखिएगा केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला भी बोल सकते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था और मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और नादिर शाह ने इस मयूर सिंहासन को लूट कर वो अपने साथ ले गया था। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है रोहतास जिला में। कितना है? 73.37%। ठीक है, ये है आपका साक्षरता दर। बिहार का सबसे अधिक कहाँ पर है? रोहतास में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में पूछे सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल, और सबसे कम अपना बिहार का है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत है? आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, 33 बाल गृह कार्यरत है जिसमें 22 लड़कों के लिए है और 11 लड़कियों के लिए। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश को अभी भी माना जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आगे कौन है? पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या में सबसे आगे कौन है? आप लोग बताइए। तो मैन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? बताइए, मैन कैम्प जो है ये किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो ये जो है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस यानी कि चश्मा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है उत्तल लेंस का इस्तेमाल उसमें होता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? तो ये बना है कौन? आर्मेनिया। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2024 में बना था, 15 नवंबर 2024 में। ठीक है, आर्मेनिया। विश्व की सबसे बड़ी मूगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि ये कहाँ पर है? तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चुना गया था और ये है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों से फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यह है टंगस्टन। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। बताइए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, सोनपुर मेला, राजगीर मेला, पुष्कर मेला या फिर अर्ध कुंभ मेला। तो ये हो जाएगा सोनपुर मेला।
क्या हो जाएगा, सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर पशु मेला बिहार का सोनपुर में, ठीक है, बिहार के सोनपुर में गंगा नदी के संगम पर नवंबर और दिसंबर के महीनों में, कब, तो कार्तिक पूर्णिमा पर, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। देखिए 1918 में ये हुआ था सत्याग्रह, और ये किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार, इसका तात्पर्य क्या है। अच्छा, ये जो गांधीयन इनोवेशन है ये शब्द किसने दिया था, तो दो व्यक्ति है। कौन कौन है, प्रोफेसर प्रहलाद और R.A. माशेलकर, इन्हीं दोनों ने ये शब्द दिया था। और इसका मतलब होता है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान कहाँ पर किया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान में। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था। यानी कि भारतीय राजनीति में घुसने से पहले 1 वर्ष पहले ही महात्मा गांधी जी को देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह किसने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो ये है एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था 1931 में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन पसंद आया हो अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें।